डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर के क्लास में वेलकम है। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे हैं और 11th की तैयारी में लग चुके हैं। आज जो मैं क्लास लेने जा रहा हूं एक नई टॉपिक पर, मजेदार टॉपिक आज का एक और टॉपिक आ गया है। इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज मैं आप सबों को जो क्लास देने जा रहा हूं वो अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर है। ये वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशन पर बनने जा रहा है और ये अकाउंटिंग इक्वेशन का ये पार्ट 1 होने जा रहा है। देखना बच्चों, पार्ट 1, ये लेक्चर 1 है। इसकी एक लंबी सीरीज चलेगी, अकाउंटिंग इक्वेशन की 4-5-6 सीरीज चलेगी। एक दिन में ये कंप्लीट एक वीडियो में संभव नहीं है। एक दिन एक वीडियो में कंप्लीट संभव नहीं हो सकता है। तो चलो आज हम लोग ये बात करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन की जरूरत क्या पड़ गया हमको प्रैक्टिकल लाइफ में। अभी तक मैं जर्नल सीख लिया हूं, लेजर सीख लिया हूं सर, ट्रायल बनाने भी आपने सिखा दिया है। 3 चैप्टर पर तो पूरी तरह से पकड़ बना दिया आपने, 3 चैप्टर में सिखा दिया है। चौथी चैप्टर हमारा ये आया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, इस पर आने से पहले देखो, एक तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वेशन जो दिया गया है बेटे, ये बोला गया है कि एसेट्स इज इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन को ठीक से समझना क्या है। ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या बोल सकते हो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होगा कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्योंकि कैपिटल भी एक लायबिलिटी है। ये अलग बात है कि ये ऑनर्स लायबिलिटी है ये, ठीक है। ऑनर कैपिटल जो है वो ऑनर के द्वारा दिया गया है, तो ऑनर्स इक्विटी बोले इसको हम लोग। प्रोप्राइटर्स कैपिटल है ये, इसलिए हम लोग बाकी लायबिलिटी से इसको अलग रखे हुए हैं, आउटसाइडर लायबिलिटी से इसको अलग रखे हुए हैं। ये बिजनेस की इनसाइडर लायबिलिटी है, अंदर की बात है ये, यानी मालिक से रिलेटेड चीज है ये, ऑनर से रिलेटेड चीज है ये। तो कैपिटल भी लायबिलिटी है। तो पहले तो आपको ये अकाउंटिंग क्वेश्चन समझना है सबको कि एसेट्स इज इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही कह रहा है इक्वेशन। हालांकि अब आप लोग बोलोगे सर इस चैप्टर को पढ़कर फायदा क्या होने वाला है, मैं उस पर भी आ रहा हूं। क्या फायदा? क्योंकि बिना फायदा का, बिना बेनिफिट का बेटे कोई भी चैप्टर आया ही नहीं है और कोई भी चीज हमको पढ़ना भी नहीं है। अगर पढ़ के हमें कोई चीज का लाभ ही नहीं मिलना है, कोई चीज की नई जानकारी ही नहीं मिलनी है, तो फिर मैं पढ़ूंगा क्यों? क्या मतलब है टाइम पास करने का? जर्नल से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि जर्नल क्यों पास किया जाता है। लेजर में भी मैं ताबड़तोड़ आपको बहुत कुछ समझाने की प्रयास किया हूं कि लेजर की जरूरत क्यों पड़ गया, लेजर व्हाट, लेजर व्हाई, लेजर हाउ, बहुत कुछ किया मैं बात। ट्रायल पर मैंने बात किया है, ट्रायल किया है। इस पर भी बात करूंगा कि क्यों जरूरत पड़ गया इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने का। सिलेबस में तो जो है वो तो है ही, ठीक है ना। चलो, इससे पहले कि मैं अपने 4 पिलर की बात बार बार करता हूं, देखो यार, अकाउंट्स की सबसे बड़ी औजार, सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ा हथियार, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। मैं बार बार कहते आ रहा हूं आप सबों को, ठीक है, बार बार आपको गाइडलाइन करते आ रहा हूं कि आप चाहे जितना दिमाग खपाना है खपा लो अकाउंट्स में, जितना आपको भागदौड़ करना है, भागदौड़ मचाना है मचा लो, ठीक है। अल्टीमेट मिलना 4 ही चीजें जान लेना, क्योंकि 5वां कुछ होता ही नहीं है। 2 डेबिट के चीज आपको मिलने वाले हैं, 2 डेबिट के चीज, ठीक है। ये 2 डेबिट के पिलर होते हैं। मैं तो पहले से समझाया हुआ हूं कि जैसे आपके 2 पैर हैं, बिना 2 पैर का आप ठीक से नहीं चल सकते हो, उसी तरह से देयर आर 2 लेग्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के भी 2 पैर हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। एक डेबिट है और दूसरा क्रेडिट है। क्रेडिट माइनस से डिनोट किया गया, देखना इसको, क्रेडिट। तो एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया। ये देयर आर 2 लेग्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के ये 2 लेग हैं, 2 लेग, ठीक है ना। अब दोनों लेग के अलग अलग देखो क्या है, यहां पर 2-2 पिलर हैं। डेबिट जो लेग है, डेबिट वाला लेग, उसके 2 पिलर, और क्रेडिट वाले लेग के भी 2 पिलर। डेबिट पूरे अकाउंटेंसी में मैं आपको बार बार डंके की चोट पर बता रहा हूं कि डेबिट पूरे अकाउंट्स में केवल 2 चीज का होगा, तीसरा कोई भी चीज डेबिट हो ही नहीं सकता है अकाउंट्स में, ये जान लेना बढ़िया से।
या तो किसी एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट किया जाता है, एक्सपेंसेस लॉसेस ई से डिनोट किया गया है, ई फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस, या हम एसेट्स को डेबिट करते हैं, ए फॉर एसेट्स, तो हम एसेट्स को ए से डिनोट कर दिए हैं। तो डेबिट की दो पिलर, एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट्स। तीसरा कोई भी चीज नहीं होता है भाई, अगर हो तो आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर खूब लिखो कि सर तीसरा देखिए ये चीज आ गया, क्या ये अलग है, क्या आपके कहे अनुसार अलग है क्या, तो मैं उसकी रिप्लाई दूंगा भरपूर कि बेटे उसके बाहर नहीं है। मैं आपको उसमें बताकर दिखाऊंगा कि उसके बाहर नहीं है, वो उसके बाहर होता नहीं है भाई, ये जान लो नहीं होता है। उसी तरह क्रेडिट के भी दो पिलर है, देखो आई दैट इज इनकम एंड एल दैट इज लायबिलिटी। देखो कुछ नाम फिर से मैं एसेट्स और लायबिलिटी का कुछ कॉमन नाम लिख दे रहा हूं, वैसे तो मैं क्लासिफिकेशन एसेट्स और लायबिलिटी का पहले के वीडियो में करा चुका हूं, आप उसको जाकर काइंडली पढ़ो, वहां से पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी इसकी जानकारी, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में भी हमको मिलने वाला है, तो इस एसेट्स के अंदर देखो, इस एसेट्स के अंदर आता है कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, जिसको एडवांस में दिया गया अमाउंट भी कहा जाएगा, एडवांस एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, ठीक है ना, पीएम हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, पीएम हो गया, प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना यार, पीएम, पीएम फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। एलबी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, एफएफ हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एसेट्स होंगे, देख लो ये एसेट्स है। और ये लायबिलिटी जो हमारा यहां देख रहे हो आप, लायबिलिटी, इस लायबिलिटी के अंदर आता है कैपिटल, ठीक है ना, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ठीक है। तो कैपिटल हो गया, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, अनएक्रूड इनकम हो गया, और भी लायबिलिटी होते हैं, बहुत सारे लायबिलिटी हैं जिसका डिटेल्स मैं आप सबों को करा चुका हूं। तो आपको अगर बहुत डिटेल्स में जानकारी चाहिए एसेट्स और लायबिलिटी का, तो आप जाकर वहां का वीडियो जो बना हुआ है जिसमें, उस वीडियो को आप देखें, जर्नल वाला चैप्टर में आपको मिल जाएगा वीडियो में, पूरे 15 वीडियो में जर्नल का अभी तक डाला था स्पेशल, तो आप उसमें से एक वीडियो को देखें जिसमें आपको ये मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटी का डिटेल्स आपको बना के दिखा दिया। देखो ये हमारा यहां पर लायबिलिटी की डिटेल्स हो गई है और ये एसेट्स की डिटेल्स हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, देखो आगे की बात मैं आपको समझा रहा हूं क्या है ये। अब ध्यान से समझना बेटे, देखो चार पिलर में से केवल दो पिलर ही आपका इस इक्वेशन के अंदर आ रहा है, देखना चार में से केवल दो पिलर आ रहा है। क्योंकि यहां पर एसेट्स आया है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, कैपिटल भी लायबिलिटी है, इसलिए मैं अब लायबिलिटीज बोल रहा हूं दोनों को। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट्स दैट इज यहां पर हो गया आपका ए, एक ए वाली पिलर आ रहा है इस अकाउंटिंग इक्वेशन में, और एक एल वाली पिलर आ रहा है देखो यहां अकाउंटिंग इक्वेशन में, और कुछ नहीं आ रहा। लायबिलिटी में कैपिटल भी शामिल है, देख लेना, ठीक है ना। तो ए हो गया, एल हो गया, केवल यही हमको देखना है। बच गया ई एंड आई, वो कहां जाने वाला है ये समझा रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना। देखो कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। मान लो आपके पॉकेट में 10,000 रुपीज है, जिसको मैं कैपिटल नाम दे रहा हूं, चलो अभी आपके पॉकेट में 10,000 रुपीज है, वो कैपिटल है, ये कैपिटल की बात मैं कर रहा हूं। अगर आपका 10,000 रुपीज आपके पास है कैपिटल के रूप में, 10,000 रुपीज है, अब इसमें से आप देखो ई वाली पिलर की मैं बात कर रहा हूं, ई वाली पिलर की बात, कि जब जब आप एक्सपेंस करोगे, एक्सपेंस, जब जब आप एक्सपेंस करोगे, आप लोग खुद बताओ बच्चे कि 10,000 रुपीज में से हम एक्सपेंस कर दें, क्योंकि जो कैपिटल आपके पास है, जो पॉकेट में आपके पास पैसा है,
उसी में से ना एक्सपेंस करोगे, अलग से कहां आ रहा है पैसा। पहले तो कैपिटल जनरेट किया जाता है बिजनेस में, कुछ तो अपने पास है ओन कैपिटल, घटा हुआ है तो लोन कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल। ठीक है, हमारे पास कैपिटल आ गया, हम कैपिटल बोल रहे हैं उसको। अब आपके पास जो टोटल पैसा आया, जो टोटल कैपिटल है, उसी में से एक्सपेंस करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, आपके यहां कोई स्टाफ काम कर रहा है, सैलरी पेमेंट कर रहे हो। रेंट के घर में आपका ऑफिस चल रहा है तो रेंट पेमेंट कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी की बिल आ गया तो उसका पेमेंट कर रहे हो। मोबाइल की बिल आ गया, उसका पेमेंट कर रहे हो। दैट एक्सपेंस तो शुरू हो गया। इनकम हो ना हो, एक्सपेंस रुकने वाला आपका नहीं है। दुकान चालू कर दिए हो तो वो तो होना है। अब आप रेंट के घर में ले लिए हो जगह, तो रेंट तो भाई रुकने वाला नहीं ना है, रेंट तो लगेगा ना। भले आपके यहां कस्टमर नहीं आ रहा है, अभी फिलहाल नया नया दुकान खोले हो तो सामान ज्यादा नहीं बिक रहा है, तो क्या मकान मालिक रेंट छोड़ देगा क्या? ऑफिस खुल गया, शटर उठ गया, एक्सपेंस चालू हो गया। अब 10,000 रुपीज मान लो आपके पॉकेट में है और आप उसमें से एक्सपेंस कर रहे हो, तो एक्सपेंस तो इसी कैपिटल वाला अमाउंट से करोगे, वही 10,000 जो पॉकेट में आपका है। तो जब जब मैं एक्सपेंस करूंगा, कैपिटल पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। पहला इंपैक्ट कैपिटल पर पड़ेगा। कैपिटल क्या हो जाएगा मेरा? ये जब जब हम एक्सपेंस करेंगे, कैपिटल क्या हो जाएगा मेरा? माइनस हो जाएगा। माइनस देखो घट जाएगा। ठीक से साइन को समझना, सारा साइन का क्या है आप अकाउंटिंग क्वेश्चन में ठीक से समझना है। और जब जब मेरा इनकम होगा, देखो आई, जब जब ये इनकम होगा, इनकम आई, जब जब इनकम होगा तब तब हमारा पॉकेट क्या है? जब जब एक्सपेंस होगा आपका पॉकेट हल्का होगा, ढीला होगा, हल्का कमजोर होता चला जाएगा पॉकेट। ठीक है ना, हल्का होता चला जाएगा। और जैसे ही इनकम बढ़ा, पॉकेट टाइट होने लगेगा। क्या? तो जैसे ही आपका इनकम होगा, ये कैपिटल का अमाउंट क्या होने लगेगा? कैपिटल का अमाउंट आपका बढ़ने लगेगा। यानी कुल मिलाकर बच्चे, मेरे बेटे, मैं क्या आपको समझा रहा हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में केवल 2 पिलर आ रहा है 4 में से, तो बाकी 2 पिलर को मैं कहां एडजस्ट करूंगा? बाकी 2 पिलर को मैं कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करूंगा। सीधा सीधा कहानी है, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, जब जब मेरा एक्सपेंस होगा, कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा, और जब जब इनकम होगा, कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो 2 पिलर तक कैपिटल में एडजस्ट हो गया। चलो, टेंशन फ्री। 4 पिलर में से 2 तक हो गया यार, तो बचा अब 2 पिलर। सिर्फ वही 2 पिलर को फॉर्मेट बनाकर दिखाना हमको। ये ट्रांजैक्शन मैं लिया हुआ हूं, ठीक है ना, और इसी ट्रांजैक्शंस को मैं आपको पहचान कर अगर आगे समझा रहा हूं क्या होने वाला इस ट्रांजैक्शन का, कैसे फॉर्मेट बनेगा और उसमें क्या लिखा जाना है। देखो वहां पहुंच रहा हूं मैं। तब तक कुछ मैं काम की चीज यहां आपको समझा दे रहा हूं क्या है, उसके बाद मैं प्रॉब्लम पर भी आऊंगा। तो होप कि आप क्लियर कट समझ गए होंगे कि 4 पिलर में से 2 जो आपका ई एंड आई है, वो कैपिटल के साथ एडजस्ट हो रहा है। एक इंपैक्ट पड़ा, ये देखो, हम बोले थे एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, नॉट 1 नॉट मोर देन 2 एस्पेक्ट। तो हम तो एक एस्पेक्ट की बात यहां की है कि जब जब आपका एक्सपेंस होगा, कैपिटल का अमाउंट घटेगा। लेकिन जब एक्सपेंस हो रहा है, जैसे सैलरी को आप एक्सपेंस बोल रहे हो, रेंट को एक्सपेंस बोल रहे हो, तो पेमेंट कर रहे हो ना, सैलरी पेड कर रहे हो, रेंट पेड कर रहे हो। तब पेड कर रहे हो तो रेंट है एक एस्पेक्ट, और दूसरा पैसा है, मनी से पेमेंट करोगे ना। आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो तो एक सैलरी एस्पेक्ट है और एक पैसा एस्पेक्ट है। तो कैश आपका पॉकेट से जा रहा है, तो कैश घट रहा है कि नहीं घट रहा है? कैपिटल तो घटेगा ही, कैश भी घटेगा। चूंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में जब जब आप बिजनेस पे पैसा लगाओगे, तो उसको कैपिटल आप बोल रहे हो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बाय यस, तो आप एंट्री मार देते हो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या यस कैपिटल अकाउंट। तो ट्रांजैक्शन देखो एक है, इंपैक्ट 2 अकाउंट पर पड़ रहा है इसका, ठीक है ना, यानी 2 एस्पेक्ट है इसमें। अब हमारा कैश यहां पर क्या है? एसेट्स, और कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। तो एक एसेट्स आ गया, एक लायबिलिटी आ गया, दोनों इक्वल हो रहा है। देखो 80,000 एसेट्स लिखेंगे, 80,000 कैपिटल लिखेंगे, यानी लायबिलिटी लिखेंगे, तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों इक्वल हो जाएगा मेरा। तो किसी भी ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट एक जगह नहीं पड़ता है, 2 जगह पड़ता है। देखो,
तो मैं बोला कि जब जब आपका एक्सपेंस होगा, कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा, तो केवल कैपिटल का अमाउंट कम नहीं हो जाएगा, कैश भी तो कम हो जाएगा ना। कैश में पेमेंट की हो तब, चेक से पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक से माइनस करना होगा हमको, वो रुपया हमारा कम हो जाएगा। और जब जब इनकम होगा तो कैपिटल का अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन केवल कैपिटल का अमाउंट बढ़ेगा। इनकम होगा तो पैसा के रूप में होगा ना, तो कैश भी तो बढ़ेगा, या ऑनलाइन पैसा मिल गया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जैसे कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अरे भाई, तो इंटरेस्ट रिसीव होता है कि पैसा रिसीव होता है? कैश हमारे पास आया इंटरेस्ट के रूप में, तो एक कैश है, एक इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को आप इनकम बोल रहे हो, कैश तो आपका एसेट्स है। पैसा आए चाहे जाए, ऑलवेज एसेट्स होता है, ये बात मैं सिखा चुका हूं आप सबों को, ठीक है ना। तो इंपैक्ट दो जगह पड़ना है, देखो आई का भी, एक तो हमारा कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाएगा, और दूसरा कैश में अगर ये इनकम हमको मिला है तो कैश का अमाउंट बढ़ जाएगा, चेक से मिला है तो बैंक का अमाउंट बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बैंक में जाकर ऐड कर देंगे इसको, ये होने वाला है। तो चलो, मैं ई एंड आई का खेल तो समझा दिया, अब मैं बात आगे का कर रहा हूं। देखो, अब आय की बात समझो। देखो, मान लो मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी, मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है वो मान लो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24, ये है। अब मैं यहां से कुछ गुड्स परचेज किया, गुड्स में क्या किया, परचेज किया, और इसी परचेज में से मैं कुछ गुड्स क्या किया, सेल भी कर दिया। अब ड्यूरिंग द ईयर कोई जोरी नहीं कि मैं 1/4 को ही परचेज किया हूं, 1 अप्रैल को ही परचेज किया हूं। पूरे साल भर में एक से ज्यादा बार तो गुड्स परचेज होगा ही होगा, क्योंकि कस्टमर आ रहे हैं, बेच रहे हैं, घटेगा तो फिर सामान खरीदेंगे। तो मैं जितना भी यहां से यहां तक के बीच में, यानी अप्रैल टू मार्च में जितना बार भी गुड्स खरीदे हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करते थे, जर्नल में मैं आपको सिखाया था कि गुड्स के केस में जो एंट्री लिया जाता है, अगर हमारा ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है तो परचेज सेल्स बोलकर एंट्री लिया जाता है, गुड्स बोलकर एंट्री नहीं लिया जाएगा। अब इस चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स बोलकर कोई इक्वेशन सेट नहीं करना है, इस गुड्स को हमको बोलना है स्टॉक। क्या बोलना है आपको, स्टॉक, ये बोलना है, देखना स्टॉक। गुड्स को अब क्या बोलने जा रहा हूं मैं, स्टॉक। क्यों बोलने जा रहा हूं वो मैं समझा भी रहा हूं, देखो यहां पर क्यों बोलने जा रहा हूं। अब गुड्स आप परचेज किए हो और इसी में से सेल कर रहे हो। मान लो कुछ गुड्स आपका ईयर एंड में जो है बैलेंस के रूप में बच जाता है, बैलेंस गुड्स है, ये बचा हुआ है, नहीं सेल हो पाया ईयर एंड में, कुछ गुड्स बच गया। कोई जोरी थोड़ी है कि सब का सब सामान बिकिए जाएगा, साल का में कुछ बच भी तो सकता है ना ईयर एंड में। तो मान लो ईयर एंड में कुछ बैलेंस हमारे पास बच गया, बैलेंस गुड्स बच गया, इसी बैलेंस गुड्स को कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहा जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, चारों पिलर में से एक पिलर के अंदर आएगा, एसेट्स। कहां आएगा ये, एसेट। अब ऑलवेज याद रखना कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, बचा हुआ जो गुड्स है, उसको एसेट बोला जाएगा, ठीक है। एसेट बोलकर यहां समझना बात को, एसेट है मेरा ये स्टॉक। और है भी ना भाई, जो गुड्स हमारे पास बच गया उसको आने वाला समय में बेचेंगे ना, और जब बेचेंगे तो पैसा आएगा ना अपने पास, कि नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज एसेट है ये। क्लियर हो गया बात। अब समझो कि आप यहां पर गुड्स का नाम स्टॉक दिए हो। अब यही मान लो जब नया साल हमारा शुरू होगा, न्यू ईयर, आपका अभी ईयर इन 31 मार्च 24 हो गया, तो इसके अगले दिन से नया साल चालू हो जाएगा, नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा। नया ईयर कब स्टार्ट होगा हमारा, 1 अप्रैल 24 यहां स्टार्ट हो जाएगा। और इस ईयर का एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 25 को एंडिंग होगा। एक साल के लिए अकाउंट्स बनाया जाता है। तो इस डेट पर, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अभी तो ये एंडिंग ऑफ द ईयर है, इसका नेक्स्ट ईयर जो बिगिनिंग होगा, स्टार्टिंग होगा, यही क्लोजिंग स्टॉक यहां लाकर क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाएगा ये, ओपनिंग स्टॉक। यानी जो क्लोजिंग स्टॉक, जिस गुड्स को तुम ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हो, वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में जाकर क्या कहलाने लगता है, ओपनिंग स्टॉक। तब पहले
तो आप दिमाग में सेट कर लो अकाउंटिंग क्वेश्चन में कि गुड्स को हमको स्टॉक से डिनोट करना है और स्टॉक मेरा ए वाली पिलर में है, दैट इज एसेट्स वाली पिलर में है। अब मैं इस गुड्स को लेकर आगे की वर्किंग समझा रहा हूं। देखो क्या है ये, ठीक से समझना। देखो अब देखो भैया गुड्स में क्या क्या होने वाला है। पूरे गुड्स की बाल का खाल उखाड़ रहा हूं मैं। पूरे गुड्स को लेकर जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा इस चैप्टर में, वो सारा कुछ मैं क्लियर कर रहा हूं अभी आपको इस वीडियो में, इस क्लास में। देखना ये गुड्स है मेरा, ठीक है ना। गुड्स परचेज किया हुआ है, ये खरीदे हो। अब हम लोग गुड्स को सेल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सोल्ड कर रहे हो, सोल्ड ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, ठीक है। सोल्ड ऑन लेस देन कॉस्ट, और यहां हो गया सोल्ड ऑन मोर देन कॉस्ट। देखो यही 3 प्राइस पर सेल होगा, ठीक से समझना। मैं एग्जांपल भी ले रहा हूं, चिंता करने की बात नहीं है। देखो मैं एग्जांपल भी ले रहा हूं। मान लो ये मार्कर मैं परचेज किया था 30 रुपीज में, मान लो बेचने के पर्पज से। तो अभी ये जो गुड्स परचेज है, इसको मान लो ये मैं 30 रुपीज में इसको परचेज किया। इसी मार्कर को लेकर मैं समझा रहा हूं, देखना 30 रुपीज में हम परचेज किया। तो 30 रुपीज इज माई कॉस्ट, ठीक है। मेरा कॉस्ट है इस पेन का 30 रुपीज। अब याद रखना हमेशा बच्चे, मैं क्या समझाने जा रहा हूं आप सभी को, कि जब भी ये गुड्स हमारे पास आएगा, मेरे बेड़े में फिर से जब शामिल होगा ये, तो स्टॉक मेरा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, स्टॉक में ऐड हो जाएगा। जब जब गुड्स खरीदोगे स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस से। यानी इसकी कॉस्ट अगर 30 रुपीज है तो 30 से बढ़ेगा। लेकिन जब इसको सेल करोगे, मान लो इसको 40 में सेल कर दिया, तो स्टॉक बताओ कितने से घटेगा। सारे बच्चे या मैक्सिमम बच्चे फट से बोलोगे सर 40 से घट जाएगा। नहीं भाई, यही तो खेल है ना, यही तो समझना है। पेन आपके पास से जो जा रहा है, जो बेच रहे हो, वो पेन 40 का था क्या, 40 का था क्या, 30 का था ना। जब स्टॉक में इसको शामिल किया था 30 रुपीज का था ये। जब इसको बेच रहे हो, ठीक है, 30 का 40 में बेच रहे हो, तो जो डिफरेंस है 10 रुपीज का, वो तो इनकम है आपका। आपके पास से जो सामान जा रहा है वो तो 30 का ही जा रहा है ना। 10 रुपया तो आप इनकम लेके बेच रहे हो, लेकिन सामान तो आपका 30 का ही गया है, 40 का थोड़ी गया है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब भी स्टॉक बढ़ेगा या जब भी स्टॉक घटेगा, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर, नॉट ऑन सेलिंग प्राइस। इसको गाढ़ बांध लो, दिमाग में याद रख लो, सेट कर लो सारे बच्चे, कि जब भी स्टॉक मेरा बढ़ेगा कॉस्ट प्राइस पर, और जब भी वो घटेगा कॉस्ट प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर नहीं। ये जानना है। तो मान लो कि जो गुड्स हम गुड्स यहां पर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, 30 का मान लो था, हम 30 में सेल कर दिए, 30 का 30 में सेल किए। लेस देन 30 25 में सेल कर दिए मान लो। कभी कभी क्या होता है, पैसे की हमारे अर्जेंसी, हमारे पास लिक्विड मनी कमी हो गया है, या हमारा गुड्स क्या है वो ओल्ड फैशन का होते चला जा रहा है, डिमांड कम हो रहा है सेल का। मोबाइल ही देखते हो कितना जल्दी जल्दी बदल जाता है, 4G 5G 6G, ना जाने कितना जी आ जाएंगे। तो जो पीछे वाले जी हैं, अब उसकी डिमांड तो वो नहीं रह जाएगा, तब कम में भी बेच के निकलोगे ना। बस यही होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप दुकान खोले हो तो हर सामान को प्रॉफिट लेकर बेचोगे, कभी कभी लॉस भी झेलना पड़ता है, लॉस भी हो सकता है। तब मैं 30 रुपीज में परचेज किया ये मार्कर, इसको बेच कितना में रहा हूं, सोल्ड ऑन लेस देन कॉस्ट। जो मेरा कॉस्ट लगा हुआ था 30 रुपीज, उससे भी कम में बेच रहे हैं, इसको हम 25 में बेच रहे हैं। तो 5 रुपीज का लॉस हो जा रहा है मेरा, यही हो रहा है ना। अब यहां पर सोल्ड ऑन मोर देन कॉस्ट, मान लो आप 35 रुपीज में बेच दिया इसको, 35, तो 30 का परचेज करके आप 35 में सेल किए हो, यानी 5 रुपीज का आप इनकम अर्न किए हो। इनकम 5 रुपीज का आप इनकम अर्न किए हो। अब बताओ कि कॉस्ट तो हमारा 30 रुपीज था जब मैं परचेज किया था इसको,
तो मेरा स्टॉक जो बढ़ा होगा वो कितने से बढ़ा होगा? 30 से। यही हुआ होगा ना। अब मैं बेच रहा हूं इसको, सोल्ड किया, 30 का पेन 30 में बेच दे रहा हूं, तो मेरा स्टॉक कितना से घटेगा? 30 से। कॉस्ट प्राइस से ही घटना है, सेलिंग प्राइस से नहीं। हालांकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बोथ आर इक्वल इन फर्स्ट केस। दोनों केस में, फर्स्ट केस में मेरा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल है, लेकिन सेकंड वाली की बात अगर मैं कर दूं कि आपका कॉस्ट यहां पर 30 रुपीज था लेकिन बेचे हो 25 रुपीज में, तो बेचे हो तो स्टॉक तो आपका कम हो रहा है, लेकिन कितने से कम होगा? आप लोग सब लोग बताओ। इस केस में स्टॉक मेरा कितने से कम होगा? 25 रुपए से, 25 से या 30 से? अरे सारे बच्चे मेरे बोलोगे, सब लोग, अब मेरा क्लास देखने वाला बच्चा होशियार हो चुके हो भाई, जो मुझे फॉलो कर रहे हो, अब उनको बहुत कुछ समझ में आने लगा होगा मेरी बात कि क्या मैं बता रहा हूं। जब मैं बोला, एक बार मैं आपको समझा दिया, एक बार मैं बताया कि जब भी स्टॉक बढ़ेगा कॉस्ट प्राइस से और जब भी घटेगा कॉस्ट प्राइस से, तो बताओ आप 25 में बेचे हो 25 में, क्या इसका कॉस्ट 25 था या 30 है? तो 30 से स्टॉक घटेगा, 25 से नहीं। स्टॉक आपका 30 का ही घटेगा कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि 30 का सामान ना 25 में बेच दिया, सामान तो आपके पास 30 का गया है, 30 का चीज बेचे हो। इसी तरह से देखो यहां पर 30 का सामान 35 में बेच दिया, तो बेच दिया तो स्टॉक तो घटेगा आपका कितना? 35 से? अरे नहीं यार, 35 से कहां घटेगा? अब सब लोग बोलोगे नहीं 30 से घटेगा सर, 30 इज माई कॉस्ट। ठीक है, 30 इज द कॉस्ट है, 30 इज कॉस्ट ऑफ दिस पेन। तो इस पेन का कॉस्ट अगर 30 रुपीज है तो 30 से ही घटना है। 5 रुपए का इसमें जो हमारा है वो तो इनकम है, डिफरेंस। तो इनकम का काम और एक्सपेंस का काम या लॉस का काम तो कैपिटल अकाउंट में होना है। सिर्फ 2 पिलर ही तो यहां आ रहा है काउंटिंग क्वेश्चन में, बाकी तो मैं अभी जस्ट समझा चुका हूं कि जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम होंगे उसका इंपैक्ट सीधे कैपिटल अकाउंट में जाना है। जब जब एक्सपेंस लॉस होगा कैपिटल घट जाएगा, और जब जब इनकम होगा कैपिटल बढ़ जाएगा। बस यही तो होना है। ठीक है, अब देखो मैं इसका ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं, कहां कहां इसका इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, अगर मान लो ये कैश में सेल किया मैं, ये सारा डीलिंग जो तीनों का डीलिंग हुआ है ये कैश में हुआ है, मान लो कैश सेल्स है, ये मैं लिख दे रहा हूं भाई कि अगर ये सारा का सारा कैश सेल्स हो रहा है तो एक आपका जो कैश है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, सीधा सीधा कैश बढ़ेगा। और दूसरा जो आपका स्टॉक है, स्टॉक, कैश कितना से बढ़ा आपका? 30 से। स्टॉक आपका माइनस हो जाएगा कितना से? 30 से। ठीक से सीख लेना। देखो आगे आने वाला जितने वीडियो हैं ये काम का वीडियो, बेस वीडियो यही है, आधार यही है जान लेना चैप्टर का। आगे तो अभी सीरीज आएंगे और प्रॉब्लम मैं डिलीट नहीं करूंगा, इसी प्रॉब्लम को लेकर मैं आगे बढ़ता रहूंगा लेक्चर 2 लेक्चर 3 में। हो सकता है लेक्चर 4 या 5 में जाकर ये प्रॉब्लम मेरा चेंज हो जाए, नया ट्रांजेक्शन आ जाए। मैं इसी ट्रांजेक्शन में भी बहुत कुछ समझाने वाला हूं, आपका बेस को स्ट्रांग बनाने वाला हूं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तब प्रॉब्लम मेरा ही रहेगा, इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं यहां से अगले 2-3 सीरीज तक। ठीक है ना? चलो अब देखो हमारा यहां पर सेल किया गया है। जब सेल किए हो बेटे तो समझो क्या हो रहा है, कैश आपका बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना से? 25 से। चूंकि 25 में आप बेच दिए हो तो कैश तो अपने पास 25 रुपीज आया। लेकिन स्टॉक जो आपका घटेगा यानी जो माइनस होगा वो कितना से? अभी मैं समझाया कॉस्ट प्राइस से घटता है या कॉस्ट प्राइस से बढ़ता है। लेकिन इसमें आपका लॉस भी हो चुका है। लॉस कितने का? लॉस 5 का। और एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम का इंपैक्ट कैपिटल अकाउंट पर पड़ता है। जब जब एक्सपेंस लॉस होगा, अभी मैं बताया था आपका पॉकेट ढीला होने लगेगा, ढीला। 10,000 रुपीज का जो कैपिटल में समझाया था वो कैपिटल कम होने लगेगा। तो सीधा जाकर इसको कैपिटल में क्या करोगे? इसको कैपिटल में जाकर माइनस कर दोगे। तो 3 जगह देखो इसका इंपैक्ट गया। अगर आपकी लागत जितनी थी उससे कम में बेचोगे तो इसका इंपैक्ट 3 जगह जा रहा है। अगर यही ऑनलाइन पैसा मिल गया होता या चेक से पेमेंट मिल गया होता तो कैश में ऐड नहीं करके बैंक में ऐड कर देते इसको, बैंक बैलेंस में। तो इस तरह से देखो 3 जगह गया ये। अब देखो हमारा बात यहां प्रॉफिट वाली आ रही है। यहां समझो देखो क्या हो रहा है यहां पर। अब आपका यहां पर कैश जो है ये प्लस हो जाएगा कितने से? 35 से। क्योंकि 35 में बेचे हो तो 35 रुपीज आया अपने पास। लेकिन आपका स्टॉक जो यहां से जा रहा है
तो स्टॉक तो आपका माइनस होगा, लेकिन कितना से? 30 से कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन अब 5 रुपए का यहां पर इनकम है, इनकम यानी प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट आप 5 रुपीज का देख रहे हो, ये 5 की प्रॉफिट, अब ये प्रॉफिट कहां चला गया? अभी मैं बोला था कि एक्सपेंसेस लॉसेस हो या इनकम हो, इसका इंपैक्ट कैपिटल। जब जब इनकम होगा कैपिटल का अमाउंट बढ़ेगा, और जब जब एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, कैपिटल का अमाउंट घटेगा। तो इनकम हुआ है तो कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाएगा मेरा। तो कैपिटल में जाकर हम इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे 5 रुपीज को। तो मैं पूरे स्टॉक को लेकर, स्टॉक परचेज से लेकर मैं सेल तक की बात समझा दिया। अब 3 ही प्राइस में ना सेल करोगे भाई, और कौन सा प्राइस हो सकता है? जितना का सामान उतने में बेच देना, या उससे कम में बेचना, या उससे ज्यादा में बेचना, यही ना हो सकता है। और क्या हो सकता है? बट अभी गुड्स पर हमारा एक स्पेशल अलग से फिर वीडियो आएगा। आप याद करो, जर्नल टॉपिक में मैं समझाया था कि गुड्स जब परचेज करोगे तो परचेज डेबिट नेचर का चीज होता है, लेकिन परचेज कुछ खास परिस्थिति में एंट्री में क्रेडिट होने लगता है। तो वैसा कौन कौन सा सिचुएशन है कि परचेज क्रेडिट में जाने लगेगा? तो मैं समझाया था कि जब जब गुड्स क्वांटिटी आपका कम होगा तब तब परचेज क्रेडिट में जाएगा, सेल्स वाली बात को छोड़कर। जब सेल्स कर रहे हो तभी तो क्वांटिटी घटिए रहा है यार, लेकिन वहां सेल्स लिखना है आपको। बट स्पेशल कौन से ऐसे सिचुएशन है कि परचेज डेबिट से क्रेडिट में जाने लगता है? ये वीडियो में आप जाके देखिएगा मेरा जर्नल वाली सीरीज में, क्योंकि उसकी जरूरत फिर यहां पड़ेगा गुड्स वाले का। तो अभी मैं सिंपल यहां गुड्स लिए हुए हूं, फिर स्पेशल भी बात करेंगे इस पर। तो होप कि आप सभी को ये स्टॉक वाला मामला समझ में आ गया हो, पूरा क्लियर हो गया हो, क्योंकि इसके बाहर कुछ होता ही नहीं है। ये जान लेना सभी लोग, होता ही नहीं है। क्लियर है, ये नहीं होता है। पूरी कहानी समझा दिया मैं स्टॉक को लेकर। अब देखो मजेदार चीज, मजेदार चीज समझो। अब देखो, जब प्रॉब्लम आप बनाओगे, मैक्सिमम बच्चे का इस चैप्टर में समस्या कहां क्रिएट होता है समझो। ये फॉर्मेट में बना रहा हूं, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन, ये मेरा हेडिंग हो गया। देखो अब यहां से मैं इसको हटा रहा हूं, देखो जगह कम पड़ रही है मेरी, हटा दिया मैं तो ना। अब समझो, ये पर्टिकुलर हो जाएगा यहां पर एक कॉलम, पर्टिकुलर एक कॉलम मेरी ये हो गई। एक कॉलम आपका यहां पर एसेट्स का हो गया, और एक कॉलम मेरी यहां लायबिलिटी की हो गई जी, लायबिलिटीज। देखो यही कॉलम बनता है आपका, जो आंसर का फॉर्मेट होगा वो आंसर की फॉर्मेट यही होगी, क्योंकि एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटी, ये फॉर्मेट हो गई। लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर में कंफ्यूज कहां कर जाते हैं कि जो ट्रांजैक्शन सर दिया हुआ है इसमें से कैसे पहचाने कि यहां कौन कौन सा इसमें एसेट्स है और कौन कौन लायबिलिटी है। यानी जो यहां हेडिंग तय करना, हेडिंग जो देना है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और खतरनाक भी है मैक्सिमम बच्चे के लिए। अगर ये पहचानने सीख गया कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन एसेट्स है और कौन कौन लायबिलिटी है, तो आपका इस चैप्टर का आधा जर्नी तो पार हो जाता है। यानी आधी बात तो आप समझ गए अगर हेडिंग देने आ गया तब। चलो बहुत मजेदार तरीके से आपको हेडिंग देना सिखा देता हूं इसी वीडियो में। देखो समझो, मैं पहले से बोला हूं कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, पहचानो। बहुत बार मैं पहचान कराते आ रहा हूं, जर्नल का 15 वीडियो दिया मैं। अब यहां लिखा हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बाय यस। बिजनेस स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? यस के द्वारा। किसके द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया गया? यस के द्वारा। कितना रुपया लगाकर? 80,000। ठीक है ना? तो 2 एस्पेक्ट तो मुझे मिल गया, यस एंड कैश, ये तो मिल गया। अब देखो सेकंड में आया गुड्स परचेज ऑफ ₹15,000। परचेज की हो, खरीदे हो। क्या खरीदे हो? गुड्स। कितने का खरीदे हो? 15,000 का। तो एक मेरा यहां पर गुड्स मिल गया,
दूसरा 15,000 मिल गया। तीसरे ट्रांजेक्शन में देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम स्नेहा, परचेज की हो, खरीदे हो, क्या खरीदे हो, गुड्स, तो एक तो मेरा यहां गुड्स मिल गया। किससे खरीदे हो, स्नेहा से। मैं बोला था कि जब परचेज और सेल में नाम आ जाए तो एज्यूम कर लेना कि वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुआ है, कैश में नहीं, उधार में लेनदेन हुआ है। और जब लेनदेन उधार में होता है तो नाम एस्पेक्ट बनता है, मनी नहीं, पैसा नहीं, क्योंकि पैसा में कोई मूवमेंट है। आप गुड्स खरीदे हो स्नेहा से तो क्या पैसा उसको दिए हो जब उधार में खरीदे हो? तो ये जो पैसा देख रहे हो तो वैल्यू तय कर रहा है, केवल कितना का सामान खरीदे हो, केवल ये तय कर रहा है ये, लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं है इस पैसे में, इसलिए पैसा कोई एस्पेक्ट नहीं बनेगा आपका, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए ये एस्पेक्ट बनने वाला नहीं है। अब देखो यहां पर गुड्स सोल्ड किए हो, गुड्स बेचे हो, बेचे हो, क्या बेचे हो, गुड्स, तो गुड्स हमारा एक एस्पेक्ट हो गया। देखो गुड्स कितने का बेचे हो, 10,000, कितने में बेचे हुए लिखा हुआ है, 10,000 में बेचे हो, लेकिन 10,000 में जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 7,000, यानी 7,000 की माल को आप 10,000 में बेचे हो, ये लिख रहा है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड, तो गुड्स एक एस्पेक्ट आपका बनेगा, गुड्स बेचे हो, एक एस्पेक्ट गुड्स बन गया आपका। किससे बेचे हो, नंदनी से। अब देखो सेल में भी नाम आ गया, मतलब ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है, नगद में नहीं हुआ है ट्रांजेक्शन, यही हो रहा है। देखो तो फिर कैश का यहां पर कोई रोल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कैश केवल वैल्यू तय किया ये, तो कैश हमारा एस्पेक्ट नहीं बनेगा। देखो अब कितने में बेचे हो, 15,000 में, लेकिन इसकी कॉस्ट प्राइस क्या था, 16,000, 16,000 की माल 15,000 में बेचे हो, यानी 1,000 रुपए का लॉस अर्न किए हो। यहां देखो 7,000 की माल 10,000 में बेचे हो, यानी यहां पर 3,000 की प्रॉफिट अर्न किए हो, 3,000 रुपीज का। इज इट क्लियर? होप यार सबको क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि लाइव क्लास तो चल नहीं रहे कि मैं बहुत ज्यादा पूछ सकूं आपसे, ठीक है ना, चलो ठीक है। अब यहां पर परचेज किया हो, देखो परचेज किया, खरीदे हो, क्या खरीदे हो, फर्नीचर, कितने में खरीदे हो, 5,000 में। अब यहां पेड किए हो, क्या पेड किए हो, सैलरी, कितना पेड किए हो, 4,000। यहां क्या रिसीव्ड किए हो, रिसीव्ड मतलब मिला हमको, ठीक है, रिसीव्ड किए हैं यानी मिला हमको, रेंट, तो एक हमारा रेंट देखो एस्पेक्ट है यहां पर, रेंट कितना मिला हुआ है, 7,000, तो एक एस्पेक्ट हमारा 7,000 है। अब मैं बार बार आपको बोला हूं बच्चे कि ठीक है गोल्डन को दिमाग में रखो, बट ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन डायमंड वाले से सीखो, जो 4 पिलर वाली बात है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा अकाउंट्स को सिखाने में, समझाने में, ठीक है ना, बहुत क्लैरिटी देता है वो 4 पिलर, उससे बहुत बात आपको स्पष्ट क्लियर समझ में आएगा अकाउंट्स का, इसलिए आप प्रैक्टिस में वो 4 पिलर को रखो। अगर हम लोग गोल्डन रूल की बात करेंगे तो देखो जो भी एसेट्स और लायबिलिटी यहां पर खड़े होंगे गोल्डन के अगर अकॉर्डिंग मैं चलूं तो पर्सनल अकाउंट जिसमें पर्सन की बात आता है, देखो पर्सनल अकाउंट जिसमें पर्सन की बात आएगा। अब हमेशा याद रखना, देखो जो पर्सन होता है, पर्सन, वो पर्सन हमारा या तो डेटर होगा या क्रेडिटर होगा। पहले भी मैं क्लियर शायद किया होगा इसको। अगर डेटर ये है, डेटर है मतलब कि आपका ए वाली पिलर में है, और क्रेडिटर है मतलब ये एल वाली पिलर में। देखो डेटर जब भी कोई बनता है कैसे बनेगा, जब क्रेडिट सेल किए हो, जब क्रेडिट में कोई गुड्स सेल किए हो तो डेटर बनेगा, और जब क्रेडिट में कोई सामान परचेज किए हो, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट में सामान परचेज किए हो तो क्रेडिटर बनेगा। तब पर्सन जो होता है, देखो ये पर्सन जो होता है वो या तो एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा। अरे पर्सन का भी एक्सपेंस लॉस इनकम हो सकता है क्या यार, कैसे हो सकता है, वो तो नहीं हो सकता है ना, कभी भी एक्सपेंस लॉस इनकम नहीं हो सकता है। एक्सपेंस का डेफिनेशन सिखा चुके हैं भाई कि पेमेंट वंस डन नेवर रिफंड ऑफ चांसेस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो पर्सन तो कोई एक्सपेंस लॉस इनकम हो ही नहीं सकता है भाई। तो पर्सन या तो एसेट्स होगा या लायबिलिटी होगा। अगर किसी पर्सन से इन फ्यूचर मुझे पैसा लेना हो दैट इज एसेट्स, और पैसा लौटाना हो, इन फ्यूचर पैसा लौटाना हो दैट इज लायबिलिटी। लौटाना है तो लायबिलिटी और लेना है तो एसेट्स। सिंपल फंडा है यार कॉमर्स का, अकाउंट्स का सिंपल फंडा है पर्सन को लेकर कि किसी पर्सन से फ्यूचर में पैसा लेना हो दैट इज एसेट्स,
और लौटाना हो दैट इज लायबिलिटी। हो गई बात, ठीक है ना। अब चलो, तो मैं क्या बोला यहां पर, गोल्डन की बात करेंगे तो पर्सनल अकाउंट से हेडिंग बनेगा। यहां पर्सन जब आएगा तो उससे एसेट्स या लायबिलिटी बन रहा है, हमको तो एसेट्स और लायबिलिटी चाहिए। और रियल अकाउंट से भी आपका ये हेडिंग बनेगा, बट नॉमिनल अकाउंट से कोई भी हेडिंग यहां पर नहीं बनेगा, क्योंकि नॉमिनल में क्या आता है, नॉमिनल का रूल क्या समझाया गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन उसकी जगह पे है नहीं, वो तो कैपिटल में एडजस्ट किया जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट से कोई भी हेडिंग यहां तय नहीं होगा, पर्सनल और रियल से हेडिंग आएगा। लेकिन मैं पर्सनल रियल में जाइए नहीं रहा हूं यार, मैं तो 4 पिलर के अंदर हूं। देखो अब 4 पिलर में पहचानो कि जो यस है, देखो ये यस बिजनेस का ऑनर है। अब बिजनेस का ऑनर जब है तो ऑनर के बुक्स में ऑनर का नाम नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसके लिए 2 वर्ड प्रयोग किया गया है। जब जब आप बिजनेस में पैसा लगाओगे, जब जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा, उसको कैपिटल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कैपिटल बोला जाएगा, कैपिटल। और ये कैपिटल क्या होता है, एल। अभी मैं समझाया था, कैपिटल एल होता है, ठीक है ना। और कैश, कैश है देखो, कैश मनी। तो बिजनेस में पैसा आए या बिजनेस से पैसा जाए, ऑलवेज ये एसेट्स होता है। देखो एसेट्स, तो एक आपके पास एसेट्स देखो यहां पर मिल गया कैश को लेकर, एक कैश मिल गया आपके पास, ठीक है ना। और एक लायबिलिटी आपके पास यहां पर मिल चुका है पहला ट्रांजैक्शन में, जिस लायबिलिटी का नाम है कैपिटल। ये आपको मिला हुआ, देखो। तो मेरा 2 हेडिंग तो तय हो गया। देखो एक एसेट्स की हेडिंग मिल गया, एक लायबिलिटी में हमको हेडिंग मिल गया कैपिटल। ये हेडिंग पहचानने सीख लिया तो इस चैप्टर का मैं बार बार बोल रहा हूं कि आधा जर्नी आप पार कर जाओगे। देखो अब सेकेंड वाले में जाओ, देखो सेकेंड ट्रांजैक्शन में गुड्स आया है, तो गुड्स को तो मैं स्टॉक बोलने वाला हूं। तो गुड्स जब स्टॉक बोलने वाला हूं तो मैं क्या बोला, इसको ए होगा। और कैश क्या होता है, ये भी तो ए ही होता है, कैश आए चाहे जाए। अब देखो कैश तो ए है, लेकिन हमारा यहां पर ए कॉलम रेडी हो चुका है। फिर नया इसमें क्या मिला, एक गुड्स मिल गया, गुड्स वाली एसेट्स जिसको हमको स्टॉक लिखना है। तो एक नया यहां पर देखो हेडिंग आ गया आपका स्टॉक, एक हेडिंग आपका यहां से और मिल गया, देखो स्टॉक। तो एक नया एसेट्स आपको मिल गया इस ट्रांजैक्शन से, स्टॉक। अब देखो थर्ड वाले में क्या मिल रहा है आपको, गुड्स, जिसको स्टॉक से डिनोट करना है। तो स्टॉक तो मैं यहां लेकर आ गया, लेकिन इसमें सेकेंड हमारा क्या एस्पेक्ट आया हुआ, देखो स्नेहा। अब स्नेहा से गुड्स परचेज किए हो, माल खरीदे हो स्नेहा से, तो इन फ्यूचर बताओ इसको पैसा लौटाओगे या इससे लोगे। यार एक तो सामान उससे खरीदे हो उधार, तो पैसा लौटाना होगा, उसको देना होगा। और जब पैसा देना होगा, पर्सन है ना स्नेहा, तो मैं क्या लिखा यहां पर्सन में कि जब पैसा देना हो, ठीक है, जब पैसा देना हो दैट इज लायबिलिटी। स्नेहा जो हमारा है, ये स्नेहा क्या है, क्रेडिटर, लेनदार। अब क्रेडिटर को मैं क्या बोला हूं कि ये एल होगा, ठीक है ना। और गुड्स तो आपका यहां पर है ही स्टॉक, जो एसेट्स के रूप में आएगा। तो अब देखो यहां पर एक क्रेडिटर मिल गया आपको, लायबिलिटी के रूप में यहां पर आ गया, देखो क्रेडिटर। तो एक हेडिंग मेरा देखो नया लायबिलिटी में आ गया क्रेडिटर। तो एक हेडिंग मेरा और मिल गया यहां पर क्रेडिटर बोलकर, एक और यहां लायबिलिटी खड़ा हो गया। तो ऐसे इसी पिलर में से आपको एसेट लायबिलिटी को निकालना है, यही सीखना है आपको। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपका फिर यहां से गुड्स सेल किया गया, तो गुड्स के लिए स्टॉक को डिनोट कर दिया, बना दिया वहां पर कॉलम। लेकिन यहां पर आया हुआ है कैश, तो कैश का भी बना हुआ है देखो यहां पर कॉलम। एक ही नाम से डबल ट्रिपल कॉलम नहीं बनना है, एक बार जो एसेट लायबिलिटी खड़ा हो गया वो खड़ा हो गया। अब देखो नेक्स्ट में आया फिर गुड्स, स्टॉक लिख दिए हैं। लेकिन यहां पर आ गया नंदिनी, नंदिनी से बेचे हो। अब बताओ जब नंदिनी से गुड्स बेचे हो, तो इन फ्यूचर उससे पैसा लोगे या उसको दोगे। सब लोग बोलेगा सर सामान एक तो बेचे हैं, उसे उधार में दिए हैं, तो पैसा देगी ना हमको, यानी उससे लेना है। और जब पैसा लेना हो किसी पर्सन से, तो फिर वो डेटर है, दैट इज एसेट्स। तो नंदिनी इज माई डेटर, दैट इज ये ए है, ठीक है ना। तो एक स्टॉक आपका ए है और नंदिनी डेटर के रूप में ए। तो एक आपका यहां पर एसेट्स आ गया, देखो डेटर। एक और आपको एक नया एसेट्स मिल गया, डेटर, ठीक है। तो ऐसे हेडिंग तय करना है। देखो ये हेडिंग तय करोगे तभी प्रॉब्लम बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। चलो अब यहां पर गुड्स परचेज किए, सॉरी परचेज ऑफ फर्नीचर। एक फर्नीचर एक पैसा है, कैश। तो कैश तो आप यहां बना लिए हो। अब फर्नीचर क्या है, एसेट।
सिंपल पहचानने के तरीका आपको समझाया गया है कि जिस भी प्रोडक्ट को, खास करके जो यूजिंग प्रोडक्ट है वो तो एसेट्स होते ही होते हैं, और जो बेचने के पर्पज से गुड्स लिए हो वो भी मेरा एसेट्स है। और एक्सपेंसेस की पहचान तो सीधा सीधा यार को दिखता ही नहीं है, न टच कर सकते हो, न देख सकते हो, ठीक है, न उसको बेच सकते हो। वही कहानी इनकम का होता है, वो थोड़ी दिखेगा, ठीक है ना। तो जो दिख रहा है वो क्या है, एसेट्स है मेरा। तो फर्नीचर आपका यहां पर एक नया एसेट्स मिल गया है, देखो ये फर्नीचर है, फर्नीचर। तो एक और नया एसेट्स मुझे मिल गया यहां पर, फर्नीचर। हालांकि नहीं दिखने वाले भी कुछ एसेट्स होते हैं यार। इस वीडियो में जो बात मैं बोलता हूं उसको पूरा पकड़ नहीं लेना है, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुका हूं एसेट्स के क्लासिफिकेशन में। अब जो टेंजेबल के बाद इनटेंजेबल एसेट जो होता है वो दिखता थोड़ी है, गुडविल थोड़ी दिखता है, पेटेंट थोड़ी दिखता है, कॉपीराइट थोड़ी दिखता है, ठीक है। तो वो सारा क्लासिफिकेशन मेरा समझाया हुआ है। अब देखो यहां पर फर्नीचर हमारा एसेट्स के रूप में आ गया, कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है। यहां सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का कोई अलग से बनता है क्या, यहां पर कॉलम एक्सपेंस की जगह है क्या। अकाउंटिंग क्वेश्चन तो बोला आपको एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, तो एसेट्स और लायबिलिटी चाहिए हमको, एक्सपेंस तो चाहिए नहीं। तब पेड सैलरी, सैलरी के लिए कोई हेड नहीं बनने वाला है क्योंकि एक्सपेंस है ये, कैश का तुम बना चुके हो। इसी तरह रेंट रिसीव किए हो तो रेंट हमारा इनकम है, इनकम की भी कोई हेडिंग नहीं बनती है, समझा चुका हूं मैं। कैपिटल को उसका इंपैक्ट जाना है, कैपिटल बढ़ जाएगा इनकम से, तो रेंट के लिए भी कोई अलग से सेपरेट हेडिंग नहीं बनेगा मेरा, और कैश का मैं बना चुका हूं। तो ओवरऑल इस वीडियो में, थोड़ी लंबी तो वीडियो जरूर हो गई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उधर की बात तो जो सिखाया है इस वीडियो में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये फॉर्मेट बनाओगे आंसर का, उसमें एसेट्स और लायबिलिटी को कैसे खड़ा करोगे, कैसे पहचानोगे, ये पहचानने में आपको यहां से सिखाया। तो होप कि आपको इस वीडियो को देखकर बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ आप सीख रहे होंगे, ठीक है ना। और उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि अब जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हो उनको हर हाल में ये चीज समझ में आ रहा है। लेकिन जो नहीं फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है इस चैप्टर पर, वो बच्चे को भी 100% नहीं 200% समझ में आएगी। जो बच्चे नए नए चैनल पर आ रहे हो, ठीक है, वो भी बिना कट किए इस वीडियो को देखोगे, पूरी बात समझ में आएगा। लेकिन बच्चे, इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनता है, बहुत परिश्रम करना है वीडियो को लेकर। तो जो भी हमारे पुराने बच्चे हैं वो तो कमेंट सेक्शन में बिंदास कमेंट किया करो, जो भी कहीं कमी बेसी लग रहा हो। लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में इसको शेयर करो। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हो, प्लीज वो भी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे कनेक्ट हो सके, इसलिए इस वीडियो को उनके तक शेयर करो। और इसी बात के साथ इस टॉपिक को हम, ठीक है, आज की वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा इसका आएगा पार्ट 2, उसमें हम इस बात को, इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में बनाकर दिखाऊंगा। क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो रही है, इसलिए मैं यहां आज नहीं बना रहा हूं। आज मैं केवल इसमें हेडिंग देने आपको सिखा दिया कि हेडिंग कैसे तय करना है, ये हेडिंग देने आपको सिखा दिया। अब केवल यहां पर हमको लिखना है ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2 कैसे इसमें लिख के सवाल को बनाया जाएगा। तो ये मैं अगले वीडियो में आपको सिखा दूंगा। उसके बाद की वीडियो अभी 4-5 सीरीज आनी है इस पर, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं, यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। इस वीडियो को बढ़िया से आप देखिए, रिवाइंड करके 2 बार 3 बार देखिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, इसके लेक्चर 2 में, यानी पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक के लिए सबको बाय।